हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, चलो तो हमने अभी तक हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिया 10th नंबर के चैप्टर का, वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे मैंने वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमारा जब तक पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है बोर्ड के अंदर, वहाँ तक की फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। और उसी के ऊपर से आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो पहले एक बार ब्रीफली फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो, पहले तो यहाँ तक की जो फॉर्मूला है ना वो इंटरफेरेंस की है, और उसके बाद की जो है वो डिफ्रैक्शन की है। तो देखो, इंटरफेरेंस में हमने पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग दो फार्मूला देखी थी, एन लेमड़ा एन एन प्लस वन हाफ लेमड़ा। पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग एन लेमड़ा है तो कंस्ट्रक्टिव, एन एन प्लस वन हाफ लेमड़ा है तो डिस्ट्रक्टिव। पाथ डिफरेंस के बाद हमने डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है वहां से लेके कोई भी मैक्सिमा तक, मैक्सिमा मिनिमा तक डिस्टेंस जो होता है उसकी फॉर्मूला डिराइव करी थी। एक्सएम इज इक्वल टू एन लेमड़ा डी बाई डी। तो वो कौन सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रहा है वो मिलेगा। एंड एक्सएम इज इक्वल टू एन प्लस वन हाफ लेमड़ा डी बाई डी। तो वो क्या मिलेगा मुझे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमने यंग्स के एक्सपेरिमेंट में देखा था। यंग्स के एक्सपेरिमेंट में देखा था, यंग्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने वहां पे ही दो कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के बीच की गैप, उसे हम विथ ऑफ फ्रिंज भी कह सकते हैं, बीटा की इक्वेशन डिराइव करी थी, लेमड़ा डी बाई डी। और हमें इंटेंसिटी की इक्वेशन यहाँ पे ही मिल गई थी, आई इज इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वेयर फाइव इज फेज डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करी थी आपको नहीं पता है तो मैं बाद में फिर से कैलकुलेशन भेज दूंगा, या फिर आप थियरी में देख सकते हो आगे। एंगुलर विथ, यहाँ से हमारा डिफ्रेक्शन स्टार्ट हो रहा था। तो डिफ्रेक्शन में हमने क्या किया था, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर लेमड़ा जितने पाथ डिफरेंस के लिए एंगल का डिफरेंस क्या होगा, तो एन लेमड़ा डी बाई डी। याद करो, ओ सॉरी, ये ए है। ए क्या है, ए यहाँ पे जो डी था ना, डी ये है मेरे दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। और ए क्या है, हमारी स्प्लिट के बीच की गैप। जब भी हमारी वो स्प्लिट होगी उसके बीच की गैप जो है उससे हम ए से डिनोट करेंगे। ओके, तो वो डिफ्रेक्शन में चला जाएगा। तो एन लेमड़ा डी बाई डी, और ये दिख रहा है इसके जैसा, कंस्ट्रक्टिव के जैसा, बट डिफ्रेक्शन में मैंने क्या बताया था, एन लेमड़ा डी बाई डी किसके लिए आएगा, मिनिमा के लिए। एंड थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन हाफ लेमड़ा डी बाई ए। एन प्लस वन हाफ लेमड़ा डी बाई डी की जैसा दिख रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव का है, बट ये मैक्सिमा का मिलेगा। एंड वन मोर थिंग हमें लेना है हमारे पोर्शन के अंदर, जो मैंने कट पोर्शन में पढ़ाया था, क्या थी वो पता है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। कहाँ तक रे ऑप्टिक्स लागू पड़ेगा, वो जो एपरेटस की हाइट है, जो हमें इमेज मिल रही है यहाँ पे, वो जो इमेज मिल रही है उसकी हाइट हमारे बीच के गैप की हाइट ए जितनी हो जाती है, तब तब क्या होता है, वहां तक रे ऑप्टिक्स, वहां से रे ऑप्टिक्स। तो इसीलिए उसे फ्रेंसनल लेंथ भी कहते हैं। फ्रेंसनल लेंथ या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमड़ा। ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव करी। तो जल्दी से चलो आज हम एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। Without taking much more time, let's start our exercise. Sorry. चलो तो आज एक्सरसाइज पहले देखेंगे, बाद में इलिस्ट्रेशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में हमने एक दो एग्जांपल देखे हैं, बाकी है बीच में से ऐसा कुछ है, इसीलिए बाद में देखते हैं। आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। और जो हमें पोर्शन लेना है एक्सरसाइज का वो है 1.1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक एंड क्वेश्चन नंबर 10। मीन्स हमें आज 8 क्वेश्चन देखने स्पीडीली। अटेंशन रखना यहाँ पे। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ूंगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। देखो, इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये मेरी वाटर सरफेस है। तो लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। फर्स्ट क्वेश्चन 589 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट एयर टू वाटर सरफेस। व्हाट आर दी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, लैम्डा, एफ म्यू एंड स्पीड एस। ये तीन चीजें फाइंड करनी है ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, चलो दोनों के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एंड रिफ्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए हमें लैम्बडा वी और म्यू फाइंड करना है। दूसरा क्या है, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो हमें पता है 4/3 या फिर 1.33। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है फिगर में।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन, और हमें पता है पार्शियली क्या होगा उसका, रिफ्लेक्शन भी होगा। बहुत सारा मेजोरिटी पोर्शन रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो चलो रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू 589 जो है वो सेम टू सेम रहेगी। वाई? बिकॉज मीडियम चेंज होगा तो मेरी वेवलेंथ चेंज होगी, वरना नहीं चेंज होगी। फिर बात करें स्पीड की, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाई? बिकॉज लाइट है, लाइट की एयर में स्पीड क्या होती है, ये एयर मीडियम है ना, एयर या वैक्यूम में स्पीड सेम टू सेम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और थर्ड थिंग वाज हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो चलो स्पीड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड अपन लैम्बडा, या फिर लाइट की एयर में जो स्पीड है उसे हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो सी बाई लैम्बडा। चलो तो देखो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 589, क्लियर हो रहा है ना। चलो तो आज हर एक कैलकुलेशन में करने वाला हूँ, देखते रहना, कुछ होमवर्क भी दूंगा, सारी मुझे ही नहीं करनी है। 589 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ तो -3 अब चला जाएगा तो 10⁻, सॉरी -3 अब नहीं है, तो ये हो जाएगा 10⁵ हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई हमारी म्यू। चलो हमने एयर मीडियम के लिए, कौन से मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए तीनों क्वांटिटी फाइंड कर ली, वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ हम बात करें अगर रिफ्रैक्शन के लिए, मींस वाटर मीडियम में, रिफ्लेक्शन मींस वाटर मीडियम, तो वाटर मीडियम में वेवलेंथ की बात करें हमें देखो फ्रीक्वेंसी की पहले बात कर लो तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे भी यही होगा 5 इंटू 10⁸, 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज, या फिर और से सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे भी यही होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वो हमने थियरी में देखा हुआ है। सॉरी, चलो अब बात करें वेवलेंथ की, तो हमें वेवलेंथ भी नहीं पता है, स्पीड भी नहीं पता है। इफ वी नो वन क्वांटिटी, आपको फ्रीक्वेंसी ये पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी नो द स्पीड ऑफ एयर मीडियम, तो हम ये भी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, v, then v is equal to c by m, then c is equal to 3 into 10⁸ upon n is equal to what, 1.33। तो चलो 3 divided by 1.33, my answer will be 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई मेरी वाटर मीडियम में स्पीड, देखो कम हो गई, जो पहले थी उससे कम हो गई। हमने बताया था रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी। नाउ थर्ड थिंग हमें फाइंड करनी है लैम्बडा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, वाटर मीडियम के लिए 1.33 मीडियम के लिए। चलो तो लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे, या तो वेलोसिटी से या फिर यहां से भी फाइंड कर सकते हो। देखो चलो मैं इसे इरेज कर दूंगा, एयर वाला से इरेज कर दूंगा, मुझे चाहिए स्पेस चाहिए, देखते जाना। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहां से लाके देखता हूँ, यहां से n इज इक्वल टू सी बाई वी, तो मैं c की जगह पे म्यू इंटू लैम्बडा और v की जगह पे म्यू इंटू लैम्बडा डैश। आपको कुछ समझ में आया? एयर मीडियम में वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ये तो पता चलता है ना, c इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा पे से, सॉरी म्यू इज इक्वल टू यहाँ से म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा, देन c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा। उसी तरीके से किसी मीडियम की वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा डैश, और म्यू म्यू कैंसिल, वाई म्यू मैंने बताया था म्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए म्यू सेम टू सेम है, लैम्बडा अपन लैम्बडा डैश। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा डैश, देन लैम्बडा बाय n, लैम्बडा इज इक्वल टू 589 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 589 divided by n is equal to 1.33, then my answer will be 442.85 नैनोमीटर, क्योंकि ये नैनोमीटर में ही है, तो ये लैम्बडा डैश मिल गई। यहाँ पे अटेंशन है ना, इजी क्वेश्चन था ये, होमवर्क देता तब भी चलता। अब इफ वी वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा डैश फ्रॉम अनदर मेथड, दैट इज दिस, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, देन म्यू इज इक्वल टू सी की जगह पे v वाटर मीडियम के लिए अपन लैम्बडा डैश। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा डैश, देन लैम्बडा डैश इज इक्वल टू
v बाई म्यू। अब v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10�8 अपन म्यू, म्यू हमने ये रहा, म्यू मैंने क्या बताया था, सेकंड मीडियम में भी चेंज नहीं होता, 5 इंटू 10⁵। तो चलो 2.25 डिवाइड बाई 5, 2.25 डिवाइड बाई 5 तो आंसर विल बी 0.45 इंटू 10⁻5 ऊपर जाएगा तो -5, तो यहाँ पे रह जाएगा +3। तो ये उसमें नहीं आया, मेरा आंसर जो है वो पावर में सेट नहीं हुआ, यहाँ पे सेट हो गया नैनोमीटर, बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई। चलो कुछ तो गड़बड़ हो गई, मुझे देखना पड़ेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी की आंसर भी शायद रॉन्ग होगी। तो फिर फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे फाइंड करी थी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, और सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपन लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर में था। ये मुझे परफेक्टली आंसर देना था, मैंने फ्रीक्वेंसी का आंसर गलत दिया, पावर ही गलत था यहाँ पे। आप देख लेना, अच्छी वाली पॉजिटिव कैलकुलेशन भेजना, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से कराएंगे। कैलकुलेशन में गलती है, कोई थियरी प्रिंसिपल गलत नहीं लिखा हुआ, इक्वेशन भी गलत नहीं, बट दोनों इक्वेशन से आंसर मेरा राइट ही आएगा, नैनोमीटर में तो यहाँ पे भी नैनोमीटर में। मैंने गलती करी थी पहले की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा होता है, मैंने लैम्बडा की जगह पे 589 लिखा, बट नैनोमीटर को मैंने कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए मेरा आंसर गलत आया। ओके चलो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बस बहुत ज्यादा इजी था ये, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूटिलाइज हुई। चलो वो सारी इक्वेशन लिखते हैं, एक बार लिख देता हूँ। फर्स्ट वन वाज v म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, यहाँ से हमने म्यू फाइंड किया था। फिर n इज इक्वल टू सी बाई v, देन ये तो कन्वर्ट होता रहता है, वो चलेगा। बस ये दो इक्वेशन थी मेनली, उसी के ऊपर से सारी चीजें हमने फाइंड करी। चलो यहाँ पे याद है ना, सी की जगह पे लैम्बडा इंटू म्यू, वी की जगह पे लैम्बडा इंटू म्यू डैश, लैम्बडा डैश इंटू म्यू, इस तरीके से लिखा था। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। अब अटेंशन रखना पूरी तरीके से, शायद अब से हार्ड होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। अरे मैंने बताया था पॉइंट सोर्स से लाइट सोर्स हर एक डायरेक्शन में सेम टू सेम निकलता है, तो यहाँ पे 2D है इसलिए आपको सर्कल दिख रहा है, बट ये अगर पॉइंट सोर्स और 3D है तो सारी तरफ एक जैसा निकलेगा। तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन क्या होगी, वेव फ्रंट कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। और ये हमने बात करके रखी हुई है इस पे, अगर पॉइंट सोर्स से स्पेस में वेव फ्रंट निकल रहा है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ओके चलो, तो फर्स्ट का आंसर स्फेरिकल, आप लिख लेना। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच a point source when the point source is placed at the focus point। अगर फोकस पॉइंट के ऊपर पॉइंट सोर्स रखा हुआ है तो सेकंड साइड पे लाइट निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, पैरेलल। तो वेव फ्रंट कैसा प्रिपेयर होगा, रेक्टेंगल। देखो ये मेरा लेंस है, यहाँ से ये मेरा फोकस पॉइंट है, अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट सोर्स है तो इसमें से निकलने वाली हर एक वेव जो है वो डाइवर्जन होने के बाद, सॉरी कन्वर्जेंस होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर सारी लाइट पैरेलल जा रही है तो ये वेव फ्रंट कैसी होगी, रेक्टेंगल, या फिर प्लेन वेव फ्रंट भी बोल सकते हो, इसे प्लेन वेव फ्रंट भी बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है आपको, तो याद रखो ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन है प्लेन, और वहां पे जो वो स्फीयर्स है। ओके थर्ड क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रंट, पोर्शन, हमें पूरा वेव फ्रंट की बात नहीं करनी, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट of light from a distant star intercept by the earth। ओके ये भी यही प्लेन ही होगा। सोचो यहाँ पे एक स्टार है, ये स्टार है, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो यहाँ से आने वाली सारी लाइट बहुत सारी मेजोरिटी लाइट कितनी दूर से आ रही, तो वहां से आने के बाद अगर मैं इसका छोटा सा पोर्शन दिखूंगा तो वो मुझे प्लेन ही दिखेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको। अगर वो नजदीक होता, बहुत पास में होता, तो मुझे पूरी लाइट का थोड़ा भी मैं पोर्शन दिखता तो मुझे कोई ना कोई शेप दिखता। बट सोचो कि आपके पास कोई ऐसा शेप है और इस शेप के इतने पोर्शन को आप बहुत दूर से देख रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा आपको, प्लेन या फिर स्क्वायर ही दिखेगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो आप बहुत बड़े स्टार का, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पोर्शन, वो भी बहुत दूर देख रहे हो, तो आपको प्लेन ही दिखेगा।
याद रखना ये थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। चलो तो सेकंड क्वेश्चन वाज कंप्लीटेड। फर्स्ट में क्या था, स्फेरिकल, सेकंड में प्लेन एंड थर्ड में भी प्लेन। ओके, पोर्शन दिख रहा है। तो अगर पूरा स्टार अगर मुझे देखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टार जैसा है वैसे ही मुझे वेव फ्रंट दिखेगी, बट ये तो पोर्शन ही पूछा है इसीलिए। चलो अभी भी थर्ड क्वेश्चन, अब से अटेंशन रखना, अटेंशन रखना, अटेंशन रखना। इस ये वाले चैप्टर के एग्जांपल जेडबल नीट में भी थोड़े हार्ड होते हैं। चलो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, देन n इज इक्वल टू 1.5। ये तो अब याद रख लो, वाटर 1.33, ग्लास 1.5, वॉट एयर 1, ये सारी चीजें याद रख लो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये तो फिर से वही इजी वन। स्पीड ऑफ ग्लास वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क दे दूं। चलो देखते हैं इसके अंदर सेकंड कुछ है। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ द लाइट? नो, ग्लास के अंदर क्या लाइट से कलर? चलो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छा है। विच इफ नॉट what which of the two colors red and violet travel slower in the glass prism? तो कौन सी कलर स्लो ट्रैवल करेगी? तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलो करते हैं। देन v इज इक्वल टू व्हाट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का वो पता है तो देन n इज इक्वल टू c बाई v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना 9th चैप्टर में नहीं काम लगा था उतना उससे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है। c बाई n 3 into 10⁸ अपन n is equal to 1.5, देन ये 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास मीडियम। नाउ द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर? नो, नहीं सॉरी, वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन मुझे देखना दो। इज द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द ग्लास, स्पीड इज चलो, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, मुझे अच्छे से क्वेश्चन दो। इज द स्पीड ऑफ द ग्लास इन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट? नो। देखो ध्यान से सुनना, ग्लास अगर सोचो ये मेरा ग्लास मीडियम है, यहाँ से व्हाइट लाइट अंदर जा रही है, तो हमें पता है गारंटी यहाँ पे अंदर जाने के बाद हर एक 7 लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। हर एक 7 लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। If the frequency changes, then my speed also changes, my refractive index also changes. आपको हर एक चीज में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, is the speed of the light in the glass independent of the color? No. लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर कलर से इंडिपेंडेंट होगी? नो। Why? क्योंकि लाइट जो है वो व्हाइट सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या फिर एयर में ही दिखती है। जैसे ही कोई अनदर मीडियम ऑफ अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ही किसी और मीडियम में चली जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो वहां पे लाइट का डिस्पर्सन होगा और हर एक लाइट 7 लाइट में डिवाइड, ये जो मेरी व्हाइट लाइट है वो 7 लाइट में डिवाइड होगी। अब वो 7 लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, वो हमें पता है। किसकी लाइट सबसे ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? रेड की। और किसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी? तो वायोलेट की, वो भी हमें पता है। क्यों? बिकॉज वायोलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वायोलेट की आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझाऊंगा। चलो, तो स्पीड से पहले तो इंडिपेंडेंट है, तो नो, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। देखो, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, ध्यान से सुनना, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास मीडियम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर, बिकॉज की कलर में तो डिवाइड होगा ही होगा। उस वजह से हर एक लाइट की स्पीड भी डिफरेंट है। लाइट की कलर डिफरेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उसकी स्पीड डिफरेंट है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है लाइट के लिए। नाउ यहां से ही देखो, इफ n इज इक्वल टू c बाई v, देन v इज इक्वल टू c बाई n होगा। v इज इक्वल टू c बाई n। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो वायोलेट है उसका बहुत ज्यादा डिक्लिनेशन हो रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे हायर होगा। If the refractive index of violet is high,
देन द वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज स्मॉलर, और उससे उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज स्मॉल देन द वेलोसिटी ऑफ रेड इज मच मोर हायर। क्लियर हो रहा है? वो हमने देखा हुआ है आगे भी, वही क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है, देन माई स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर। वहां पे कलर का डिस्पर्सन होगा ही होगा। एंड वहां पे कौन स्पीड में ट्रैवल करेगा, कौन कम स्पीड में ट्रैवल करेगा, वो सारी चीजें हमने थियरी में भी डिस्कस करके रखी है। वही सारी चीजें फिर से डिस्कस करना है। आप देखना मेरा प्रिज्म वाला वीडियो, या फिर आप अपनी नोट्स निकालना। प्रिज्म का डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म वाली वीडियो में 4 नोट्स बनाए थे हमने, किसकी स्पीड ज्यादा, किसकी स्पीड कम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम, और किसकी इंटेंसिटी ज्यादा और किसकी इंटेंसिटी कम, वो सारी चीजें। अभी भी मुझे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं मिला है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 7 तक देखना है, ओपन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इन द यंग्स, अब शायद होगा, अब हार्ड क्वेश्चन होगा, होप सो। In the Young's double slit experiment, the slit are separated by 0.28. Source 1, source 2. Slit के separation को D से हम डिनोट करते हैं, then my D will be 0.28 millimeter, millimeter ही था, millimeter, and this screen is placed 1.4 meter away. तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे ये जो मेरे 2 सोर्सेस है, यहाँ से स्क्रीन कितनी दूर है, D जितनी, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस D ओवर हियर, D इज इक्वल टू 1.4 मीटर अवे। तो सोर्स से स्क्रीन 1.4 मीटर अवे। देन कहाँ गया द डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंज मीन्स ये एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। देखो ये सेंट्रल फ्रिंज, फिर ये दोनों मिनिमा, उसके बाद ये दोनों फिर से मैक्सिमा, फिर उसके बाद दोनों मिनिमा, और उसके बाद मैक्सिमा। चलो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको पता चलेगा। मैं ऐसे में बोलता रहूँ, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड द फोर्थ मैक्सिमा। यहाँ तक के डिस्टेंस को वी कैन डिनोट इट बाय x4, xn इज इक्वल टू x, फोर्थ नंबर है तो x4, एंड x4 इज इक्वल टू the distance between the central fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Then determine the wavelength of the light used in this. यहाँ पे ये जो यूज होने वाली वेवलेंथ है, उसकी लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। चलो ये तो ऐसे इजी वन है, क्वेश्चन ने आपको बताया तो इजी वन है। यहाँ पे कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज। तो चलो ब्राइट फ्रिंज के लिए एक्सन की फॉर्मूला क्या है, मुझे पता हो, ये इससे कुछ नहीं होगा, आपको भी पता होनी चाहिए। xn इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाई डी। नाउ यहाँ पे x4 क्योंकि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, देन x4 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा d बाई स्मॉल d। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लैम्बडा, देन और लैम्बडा इज इक्वल टू x4 इंटू डी अपन 4 इंटू कैपिटल D। देखो इक्वेशन पता है तो कितना इजी वन है। x4 इज इक्वल टू 1.2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो -2, d इज इक्वल टू 0.28, 0.28 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो -3, 4 कैपिटल D इज इक्वल टू 1.4। चलो वैसे तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, 4 3 सा एंड 1.4 2 सा, बट करते हैं चलो 1.2 इंटू 0.28 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1.4, then my answer will be 0.06 into 10 raised to -3 plus -2 -5 मीटर। अब अगर लैम्बडा चाहिए मुझे, अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो और 2 माइनस निकलेगी। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60। मुझे आंसर चाहिए नैनो में, तो मुझे कितने पॉइंट जाने होंगे, 4 पॉइंट ना, 1 2 3 4, तो 2 0 और आएंगे into 10 raised to -9 meter means what, lambda is equal to 600 nanometer. My answer is ये वाला या फिर ये वाला, सब करेक्ट ही है, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किया है मैंने। क्लियर है, इजी वन था।
फॉर्मूला पता होनी चाहिए। मैक्सिमा अगर यहाँ पे फोर्थ मिनिमा होती तो यहाँ पे लिखते हम n प्लस 1/2 लैम्डा डी बाई डी, फिर हम लैम्डा फाइंड करते। क्लियर है? याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। आज हमें 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। चलो यहाँ पे देखते रहे ना, 1 to 7 एंड 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग रीच कर गए हैं नंबर 5 तक, 4 कंप्लीट हो गया। फिर से इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अटेंशन रखना, यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। चलो यहाँ पे जो डबल, चलो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हमें पता ही है, सोर्स S1 एंड S2, यहाँ तक का डिस्टेंस को D, यहाँ पे स्क्रीन कैपिटल D, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अभी डायरेक्ट उसका नेम ही लैम्डा है, ध्यान रखना। देन मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ये मेरी सिंबल है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी लैम्डा ही है। क्लियर? चलो फिर चलो पहले से इन द यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट on the screen where the path difference is lambda is k। चलो तो जो ये मैं वेवलेंथ लैम्डा यूज कर रहा हूँ उस वजह से सोचो कि यहाँ पे मुझे इन दोनों की वजह से मिलने वाली लाइट की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई मिल रही है वो k है, जब ये मेरी वेवलेंथ जितना ही यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। मेरी वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है, देन माय पाथ डिफरेंस ऑल्सो लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तब मुझे इंटेंसिटी के मिल रही है। नाउ आगे क्या क्वेश्चन है, के यूनिट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। ओके, तो सेकेंड टाइम पे पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस को कोई पीडी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। ओके, पाथ डिफरेंस सेकेंड टाइम इज लैम्डा बाई 3, देन व्हाट इज माय इंटेंसिटी I2। और मुझे पता है सेकेंड टाइम की इंटेंसिटी हमें फर्स्ट के वाली यूनिट के फॉर्म में ही लाना होता है। ओके, चलो तो हमें रिलेशन चाहिए पाथ डिफरेंस से इंटेंसिटी फाइंड करने का, बट हमारे पास इंटेंसिटी की तो इक्वेशन है 4I0। मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा था, जो आगे सबसे पहले याद करो, आज जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया ना, तभी ये लेक्चर स्टार्ट किया, तभी मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी थी, I is equal to 4I0 cos square थीटा बाई 2। नहीं, 4I0 नहीं होता है, सिर्फ I0 होता है। I0 बरोबर ही था मैंने इक्वेशन दी, मुझे अभी नहीं रिमेम्बर हो रहा है, मुझे भी सॉल्व करना होगा, बट यही है अभी 100% यही मान के चलते हैं। I is equal to I0 cos square 5/2। नाउ इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए फेज डिफरेंस, और हमें दिया हुआ है पाथ डिफरेंस। देन वी हैव टू कन्वर्ट पाथ डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में अगर मुझे फॉर्मूला पता चल जाए तो मैं पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करूंगा और फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी फाइंड करूंगा। और अगर मैं लैम्डा जितना पाथ डिफरेंस लूं उससे मुझे जो भी फेज डिफरेंस मिले, उससे मैं जो भी इंटेंसिटी फाइंड करूंगा उसे मैं के से डिनोट करूंगा। देन इफ वी टेक लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस, तो उससे जो फेज डिफरेंस मिले, उससे जो इंटेंसिटी मिलेगी, उससे मुझे के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमें चाहिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच की फॉर्मूला। तो चलो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखता हूँ, देखते जाना। आपको ये दोनों इक्वेशन आपकी मेमोरी में है ही, आप इनसे फॉर्मिलियर ही हो, ये आपने आगे भी देखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा टी प्लस 5 होता है ना, 5 ओमेगा टी के अलावा जो होता है ना, उसे हम फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस कहते हैं, वो हमें पता है। और वही हमने वेव के लिए ऐसी इक्वेशन डिराइव करी है। वेव के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस kx या फिर माइनस kx, कुछ भी लिखो। बट यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि हमारा जो यहाँ पे फेज डिफरेंस है 5, वो kx जितना होता है। क्लियर हो रहा है? तो फेज डिफरेंस 5 जो है वो k इंटू एक्स जितना होता है। बट माई k, व्हाट इज k? डिड यू रिमेम्बर k? आपको पता है वेव वेक्टर होता है, और उसकी इक्वेशन क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। हमने 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स के अंदर k की फॉर्मूला डिराइव करी थी 2 पाई बाई लैम्डा। एंड x इज व्हाट? x ही होता है हमारा पाथ डिफरेंस।
कि यहाँ से अगर ये मेरी ओरिजिन है तो यहाँ से x जितना डिस्टेंस, तो वही तो हमारी पाथ डिस्टेंस है, तो यही मेरा पाथ डिफरेंस होता है। तो ये जो x है ना वो मेरा पाथ डिफरेंस ही है। तो यहाँ से देखो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स भी बन गया ना, उससे मैं मेरे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच के रिलेशन को वर्ड में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस बार हमें इमेज की कोई जरूरत नहीं है, हमें इमेज की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो चलो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ देखते जाओ। माई पाथ डिफरेंस, देखो मैं आज पहली बार ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा। क्यों लैम्बडा में लिख रहा हूँ? क्योंकि इस वाले चैप्टर में सारी चीजें हमें पाथ डिफरेंस की लैम्बडा में ही पता होती है। ओ सॉरी, फाई इज माई फेज डिफरेंस, माई फेज डिफरेंस my phase difference is equal to k या फिर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू x की जगह पे path difference. Then if we know the path difference we can easily convert it to phase difference. तो और इंटेंसिटी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? फेज डिफरेंस। तो चलो स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इस इक्वेशन की यूज करके अब 2 टाइम की इंटेंसिटी निकालने वाला हूँ। चलो तो ये एक और नई इक्वेशन ऐड हो रही है, एग्जांपल से इरेज करने वाला हूँ इसे, इंटेंसिटी भी साइड में बाद में फाइंड करेंगे। चलो माय फर्स्ट केस 1 क्या है मेरा? केस 1 फेज डिफरेंस फाई 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। केस 1 की पाथ डिफरेंस कितनी है? लैम्बडा ही है, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, देन माय फाई 1 इज इक्वल टू 2 पाई। नाउ इफ वी फाइंड आउट द इंटेंसिटी दैट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखी थी I0 cos स्क्वायर फाई 1 बाई 2, पहले केस की है। देन I0 cos स्क्वायर फाई 1 की जगह पे 2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, cos पाई इज इक्वल टू cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1 एंड -1 स्क्वायर 1। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? देन मेरी इंटेंसिटी की आंसर आएगी I0। देन वी कैन से दैट माई k इज इक्वल टू I0 बिकॉज जब मैं पाथ डिफरेंस लैम्बडा लेता हूं तो मुझे जो इंटेंसिटी मिल रही है उससे तो मेरी k यूनिट जितना कहना है। ये देखो आप क्वेश्चन में जो फर्स्ट टाइम की इंटेंसिटी उसे k से डिनोट करना है। तो मुझे क्या पता चल गया? रिलेशन माई I0 इज इक्वल टू k। नाउ सेकेंड टाइम हम फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देन माई फाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, ये वाली इक्वेशन 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना है? अब तो ये इजी हो गया, अब तो आपको पता होना चाहिए। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, देन माय आंसर इज 2 पाई बाई 3। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ सेकंड केस की, केस 2 की इंटेंसिटी। केस 2 के लिए जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पे फाइंड करके रखा है। देन I2 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर, यहाँ पे I0 ही होगा या फिर कुछ और होगा, I0 ही रहेंगे, फाई 2 बाई 2। देन I0 cos स्क्वायर फाई 2 की जगह पे 2 पाई बाई 3 बाई 2, 2 कैंसिल, पाई बाई 3 एंड cos पाई बाई 3 cos 60, cos 60 इज इक्वल टू sin 30, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, देन 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा I/4। बट माई I0 इज इक्वल टू तो k है, देन k/4, माई k/4। तो सेकेंड टाइम की इंटेंसिटी फर्स्ट टाइम की इंटेंसिटी से 4th पार्ट जितनी हो जाएगी। 4 बार डिवाइड कर दो तो 1 पार्ट जितनी इंटेंसिटी सेकेंड टाइम पे मिलेगी। क्लियर हो रहा है? देखो पार्ट डिफरेंस जब λ/2 होगा तो 4/k/4 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक नई इक्वेशन हमने डिराइव करी, याद रखना। ये इक्वेशन कैसे डिराइव करी, वो 2 इक्वेशन लिखे थे वो भी देख लेना। चलो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, 5 नंबर। स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से खत्म करना है। सारी चौक मेरी मुंह में चली गई। इतना टाइम हो गया, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे इसलिए। नंबर 6, चलो अटेंशन रखना यहाँ पे, बहुत लंबा दिख रहा है। अ बीम ऑफ लाइट, अटेंशन रखना। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर। ओके, 2 wavelength λ1 is equal to 650 nanometer and λ2 is equal to 520 nanometer. Now
is used to obtain the interference fringe in the Young's double slit experiment. Okay, चलो ये different wavelength use होती है Young के experiment में. Now the question is, find the intensity of third bright fringe on the screen from the central maxima for the wavelength of 650. चलो, distance of third bright fringe then x3 is equal to question mark. कौन सी फ्रिंज है? ब्राइट फ्रिंज है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए एक्स फाइंड करना है. चलो फिर कौन सी वेवलेंथ यूज करनी है? फर्स्ट वन λ1 यूज करना है. देन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड. चलो ये IMP क्वेश्चन हो गया. यहां से सेकंड क्वेश्चन की वजह से ये ए इजी वन था, बट ये बी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. λ1 एंड λ2 की ब्राइट फ्रिंज जहां पे कोइंसाइड, ब्राइट फ्रिंज या फिर कुछ भी कहना, चलो ब्राइट फ्रिंज पकड़ के चलते. ब्राइट फ्रिंज जहां पे कोइंसाइड कर रही है वहां पे मिनिमम से मिनिमम है ना, ये मिनिमम वर्ड बहुत. व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? देखो ये बहुत ही काम का वर्ड है, लीस्ट डिस्टेंस. अटेंशन रखना आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन JEE नीट में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखते रहना. लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, मैंने सोचा लाइट चली गई. अब अटेंशन रखना ध्यान से. पहला क्वेश्चन आप होमवर्क में दे दो. x3 ब्राइट फ्रिंज, x3 इज इक्वल टू n λ d by d. यहाँ से हो जाएगा, आप कर लोगे, मुझे पता है. x3 फाइंड करना है, n की जगह पे 3 लिखो, लैम्बडा की जगह पे ये लिखो, कैपिटल D और स्मॉल d. पर ये दो चीज तो दी ही नहीं है, तो फिर कैसे ढूंढेंगे लैम्बडा? चलो कैंसल, हमें कैपिटल D और स्मॉल d दिया ही नहीं है. शायद मेरे पास पुरानी बुक है, आपकी नई बुक में दिया होगा, या फिर मुझे याद है 1 एंड कुछ ना कुछ था, डेटा 1.2, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन. लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता, कैपिटल D स्मॉल d नहीं था, बट एक बुक है जिसके अंदर दिया हुआ है. तो आप अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेंडिंग रखो. मैं आपको ये दो वैल्यू, मुझे ग्रुप में पूछ लेना, मैं भेज दूंगा इन दोनों की वैल्यू, कैपिटल D और स्मॉल d की. आपको ये फाइंड करना है x3 डिस्टेंस. तो इसकी बात कंप्लीट. देन द सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना. जब मैं λ1 वेवलेंथ यूज करता हूं तो यहाँ पे मुझे सोचो कि मुझे कोई ना कोई 4th या 5th या फिर 7 नंबर की, या फिर यहाँ पे मुझे, चलो पकड़ के लो, सेकंड नंबर की λ1 जब यूज करता हूं तब मुझे सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिल रही है. और उसी के ऊपर अगर मैं 520 यूज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 5th नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिल रही है. ध्यान से सुनना, यहाँ पे फर्स्ट लैम्बडा यूज करूंगा तो मुझे सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज, और जब मैं सेकंड लैम्बडा यूज करूंगा तो मुझे 5th नंबर की ब्राइट फ्रिंज. फर्स्ट टाइम कौन से टाइम? फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है. तो मुझे ये वाली जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. नाउ मेन क्वेश्चन इज व्हाई आई से दिस इज माय फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमें फाइंड करना है लीस्ट डिस्टेंस. तो लीस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस मीन्स फर्स्ट टाइम जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी वहां तक का डिस्टेंस. चलो सोचो उसके आगे भी कहीं पे यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, मेरी फर्स्ट की 3 या फिर 4 या 5th लैम्बडा, 5th टाइम मेरी फर्स्ट लैम्बडा की 5th ब्राइट फ्रिंज एंड माय सेकंड लैम्बडा की 7th नंबर की ब्राइट फ्रिंज, वो दोनों यहाँ पे फिर से कोइंसाइड कर रही है. तो वो लीस्ट डिस्टेंस नहीं होगा. लीस्ट डिस्टेंस मीन्स वो वाला डिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी. एक लाइट जो है वो बंद हो गई, मेरा एक लाइट सोर्स कट हो गया. क्या दिखाई दे रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ. क्लियर है? ओके, अभी तक क्लियर तो है. थोड़ी बहुत ब्लर दिखेगा वो तो अब मैंने आपको बताया, मैंने ब्राइटनेस कम करके रखी है. ओह सॉरी, मेरी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन करके रखी है, क्योंकि मुझे सेंड भी करना होता है, उसे अपलोड करना होता है. चलो तो यहाँ से सुना फिर से. लीस्ट डिस्टेंस मीन्स व्हाट? वो वाला डिस्टेंस जब मेरी दोनों फर्स्ट टाइम दोनों फ्रिंज एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी, उस वाले तक का डिस्टेंस को, वहां तक के डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस करेंगे. उसके बाद भी कब कोइंसिडेंट, उसके बाद भी बहुत सारी बार ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ
जो ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी। बट लीस्ट डिस्टेंस मीन्स व्हाट, वो वाला डिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम वो दोनों कोइंसिडेंट करती है। तो याद रखना फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंट करना चाहिए। तो जब एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी तो उन दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा उन दोनों के लिए x, उन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा x। x मीन्स व्हाट, उन दोनों के लिए सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, माई x n फॉर फर्स्ट लैम्बडा इज इक्वल टू x n फॉर सेकेंड लैम्बडा। 1 and 2 क्या है, 1 and 2 मेरे फर्स्ट लैम्बडा यूज करने की टाइम क्या एक्शन, एंड 2 क्या है मेरे सेकेंड लैम्बडा यूज करने का टाइम का एक्शन, बट दोनों सेम टू सेम है, तभी तो एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी ना। नाउ एक्स एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखते जाओ, मैं लिखूंगा एन वन लैम्बडा वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और यहां पे लिखूंगा मैं एन टू लैम्बडा टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ध्यान से देखना, मेरी फर्स्ट लैम्बडा की अभी कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रही है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसे n1 ही रहने दिया। वेवलेंथ कितनी है मेरी लैम्बडा वन, अभी वैल्यू नहीं इनपुट कर रहा हूं इसलिए लैम्बडा वन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है d, और ये डिस्टेंस क्या है स्मॉल d। नाउ सेकेंड साइड, ये जो मेरा एक्शन है उसके लिए सेकेंड साइड पे सेकेंड वेवलेंथ की कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रही है वो भी मुझे नहीं पता, तो उसे मैंने n2 कह दिया। फिर लैम्बडा टू ये मुझे पता है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी सेम टू सेम, वाई बिकॉज एक ही कंपोनेंट में दोनों प्रैक्टिकल हो रहे, क्लियर हो रहा है। नाउ कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसर। तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है, मेरी बैटरी खत्म हो गई, आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है n1 लैम्बडा वन, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लेना, n1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू n2 लैम्बडा टू। IMP क्वेश्चन याद रखना है, जब भी वो कोइंसिडेंट करेगी तब n1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू n2 लैम्बडा टू। ओके, नाउ हम अगर n1 और n2 दोनों फाइंड कर ले या फिर कोई भी एक फाइंड कर ले, तो हमें तो x ही फाइंड करना है, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस वही फाइंड करना है। तो xn फाइंड करना है तो n1 लिख के भी फाइंड कर सकते हैं या फिर n2 लिख के भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अटेंशन रखना, ये जो एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गया ना, उसके बाद की इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ n1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू n2 लैम्बडा टू। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, देखते रहना। नाउ मैं क्या करूंगा पता, n1 बाई n2, तो ये हो जाएगा लैम्बडा टू बाई लैम्बडा वन, n1 बाई n2 इज इक्वल टू लैम्बडा टू बाई लैम्बडा वन, लैम्बडा टू इज इक्वल टू माई 520 एंड लैम्बडा वन इज इक्वल टू माई 650। दोनों की यूनिट सेम टू सेम कट, चलो 0 0 कैंसल। अब देखना, हमें डायरेक्ट पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, जहां तक कट हो सकता है वहां तक करना है। तो 13 4 जा 52, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 22। ओके, एंड 13 5 जा 65, देन 13 13 कैंसल, तो ये 4 जा एंड 5 जा। देन माय n1 by n2, अटेंशन रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। n1 by n2 इज इक्वल टू व्हाट, 4 by 5। अब देखना, इफ माय n1 by n2 इज इक्वल टू 4 by 5, देन मैं कहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, चलो देखो यहां पे लिखता हूं, देन माय n1 इज इक्वल टू 4 एंड माय n2 इज इक्वल टू 5। Why I say to this, मैंने ये क्यों कहा कि n1 इज इक्वल टू, देखो मुझे रेशियो पता है, n1 by n2 इज इक्वल टू 4 by 5। इफ आई रोट 40 by 50 तो भी राइट है, n1 by n2 इज इक्वल टू 40 by 50 तब भी रेशियो तो 4 by 5 ही होगा। इफ आई रोट यही 52 by 65, इफ आई रोट 52 by 65 तब भी n1 by n2 तो 4 by 5 ही होगा। फिर भी मैं डायरेक्टली n1 इज इक्वल टू 4 फॉर्मली कह रहा हूं, n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 5। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब वो दोनों कोइंसिडेंट करेगी तब उनकी मिनिमम में मिनिमम नंबर होनी चाहिए। अब यहां से और तो कट नहीं हो सकता ना, जहां तक मिनिमम से मिनिमम कट हो सकता है वो मैंने कर दिया 4 by 5। अब जो अगर मैं कट करूंगा तो पॉइंट में आंसर मिलेगा, तो अब हमें कट नहीं करना है, तो मिनिमम से मिनिमम n इज इक्वल टू 4 होगा और n इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो n1 by n2 क्या होगा, 4 by 5। तो सेकेंड टाइम जब वो दोनों कोइंसिडेंट करेगी तब कौन से नंबर की फ्रिंज मिलेगी वो जानना है। तो फिर से n1 लैम्बडा वन इज इक्वल टू n2 लैम्बडा टू, मुझे आंसर मिलेगा n1 by n2 इज इक्वल टू 4 by 5 ही। सेकेंड टाइम जब कोइंसिडेंट करेगी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो सेकेंड टाइम पे जब कोइंसिडेंट करेगी तब मेरे फर्स्ट लैम्बडा की 8 नंबर की ब्राइट फ्रिंज एंड मेरे सेकेंड लैम्बडा की 10 नंबर की ब्राइट फ्रिंज जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेगी।
तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 4/5 क्यों कह दिया, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस, फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंट, मैंने बताया था ना फर्स्ट टाइम जब वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंट करेगी तभी मुझे मिनिमम से मिनिमम मिलेगी, और मिनिमम से मिनिमम चाहिए तो इसे कट करते जाओ, मिनिमम से मिनिमम इंटीजर नंबर तक ले आओ, इसे पॉइंट पे नहीं निकालना है। क्लियर है? देन माय 4/5 n1 by n2 is equal to 4/5, देन डायरेक्टली कह सकते हो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस चाहिए तो डायरेक्टली n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5। क्लियर? अब नाउ आई नो दी n1 and n2 बोथ। अब मुझे फाइंड करना है xc, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस होगा xc फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ xn is equal to n1 λ1 d by d। तो यहाँ पे लिख के छोड़ने वाला हूँ, क्यों वो मैं आपको बता रहा हूँ। xn is equal to n1 λ1 d by d। n1 is equal to क्या यूज करूंगा 4, λ1 is equal to 650, कैपिटल D is equal to वही दोनों चीज की बात कर रहा हूँ। क्यों छोड़ने वाला था, क्योंकि n1 लैम्बडा d by d में कैपिटल D और स्मॉल d मुझे नहीं पता है, तो इसी वजह से मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो जब मैं आपको डेटा दे दूं तो आपको ये पहले तो x3 फाइंड करना है फर्स्ट लैम्बडा के लिए, एंड सेकेंड चीज xn फाइंड करना है n1 लैम्बडा d by d से, एंड xn फाइंड करना है n2 लैम्बडा 2 d by d से, और चेक करना है कि दोनों की वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम टू सेम मिलता है कि नहीं। अगर सेम टू सेम नहीं है तो दोनों कोइंसिडेंट नहीं करेगी। आपको चेक भी करना है कि हमने जो कैलकुलेशन करी वो राइट है कि नहीं। तो चलो स्क्रीनशॉट निकालो, इसमें क्या कहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा। ये पहले डेटा, ये पहले जो फाइंड करना था कोइंसिडेंट फर्स्ट टाइम, दोनों के लिए एक्स सेम होगा, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, दोनों के लिए एक्स सेम होगा। एक्स सेम होने के बाद यहाँ तक जाने के बाद डी डी कैंसिल होके जो इक्वेशन बचती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देन डेटा इनपुट करके जो फाइनल आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है n1 by n2 is equal to 4/5, देन डायरेक्टली n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। चलो नंबर 7, लास्ट में अभी 10 नंबर बाकी और अटेंशन बनाए रखना। मुझे लगता था मैं हाफ आवर में खत्म कर दूंगा स्मॉल है, बट आपको एक्सप्लेन करने में मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है, तो जरूरी है एक्सप्लेन करना। चलो नंबर 7 जल्दी। इन द डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। चलो एंगुलर विड्थ आपको कैसे पता है, नहीं पता आपको, उस एंगल कहते हैं 0.2 डिग्री आपको। चलो ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा फिर से। ऑन द स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे, ध्यान से देखना। In the double split experiment, the angular width of the fringe is to be found to be 0.2 degree on the screen placed 1 meter away। चलो तो पहले यही देख लेते, ये मेरी सोर्स और यहाँ पे मेरी स्क्रीन, वो कितनी दूर है, d is equal to 1 मीटर अवे। और यहाँ पे सोचो कि कोई एक ब्राइट या फिर डार्क कोई भी एक फ्रिंज है, उसके साथ बनने वाली एंगल उसको कहते हैं एंगुलर विड्थ। ये एंगल जो थीटा है उसे एंगुलर विड्थ कहते हैं, और ये रेडियल विड्थ है, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे पकड़ के चलो या फिर सेंटर पे पकड़ के चलो, सेंटर पे पकड़ के चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू कितना है 0.2 डिग्री। देन हमें थीटा इज इक्वल टू, ये तो पता है ना आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है ये, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे तो आपको हो जाएगा, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू बी 600 नैनोमीटर। लैम्डा कौन सी यूज हो रही है, 600 नैनोमीटर। देखो मैंने इक्वेशन पहले ही लिख दिया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट विल बी द एंगल विथ एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus is immersed in the water? Take the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर n इज इक्वल टू 4/3। बहुत हार्ड है, आईएमपी क्वेश्चन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन। देखो चलो लास्ट क्वेश्चन है, बट ये आईएमपी क्वेश्चन है। जब ये एयर में था पूरा एक्सपेरिमेंट, तब थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी मैंने लिख दिया। वाई, ये है मेरी रेडियल विड्थ, और मैंने क्या बताया था, मेरी जो रेडियल विड्थ है उसे हम किससे डिनोट करते, बीटा से डिनोट करते। जस्ट अ सेकेंड, ये मेरी रेडियल विड्थ जो उसे हम किससे डिनोट करते, बीटा से डिनोट करते।
देन माई थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, ये नियरली इक्वल टू डी होता है या एक्जेक्टली डी होता है, कहीं से भी देखो। देन थीटा इज इक्वल टू बीटा अपन डी। नाउ मैं जो वेवलेंथ यूज कर रहा हूँ वो कौन सी है, लैम्बडा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये सॉरी ये सेकंड मीडियम है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन 4/3। तो पहले मैं जब एयर मीडियम में रख रहा हूँ उसके लिए क्या इक्वेशन डिराइव होती है वो पहले देखते हैं। माई थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी, बट मुझे इक्वेशन चाहिए लैम्बडा में, तो बीटा की इक्वेशन मुझे पता है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मैंने डिराइव करके रखी थी, इक्वेशन में भी लिख के रखी थी, आपने देखा था कि नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज या फिर विथ ऑफ द फ्रिंज, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, देन माई थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपन डी। ये हो गया मेरा एंगुलर विथ ऑफ दी फ्रिंज, जब एयर मीडियम में रखा है तब थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। अब इफ आई पुट दिस होल दिस सिस्टम इन अनदर मीडियम, देन यहाँ पे मैं उस वाले मीडियम के लिए थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपन डी ऐसा लिख सकता हूँ। देखो सेकेंड टाइम की मुझे फाइंड क्या करना था वो तो मैंने लिखा ही, व्हाट विल बी द एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज इफ, देन मुझे सेकेंड मीडियम के लिए थीटा डैश ही फाइंड करना है। देन थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा, ये पूरा अगर पूरी सिस्टम को मैं किसी और मीडियम में रख दूं फिर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ। तब मैं जो ये वेवलेंथ है वही वेवलेंथ यूज करूंगा, फिर भी मीडियम चेंज हो रहा है तो वो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो लैम्बडा डैश चेंज होगा, एंगुलर विथ चेंज होगी। देन थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपन डी। देखो एक्चुअली में थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बीटा बाई डी ही है, बट यहाँ पे हमारे पास लैम्बडा, इसीलिए मैंने लैम्बडा में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मुझे लैम्बडा डैश भी नहीं पता है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट थीटा डैश देन लैम्बडा डैश एंड डी पता होना चाहिए, तो लैम्बडा डैश भी नहीं पता और डी भी नहीं पता है, तो लैम्बडा डैश को हम लैम्बडा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैम्बडा कहाँ पे दिया हुआ मुझे, लैम्बडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और ये चीज मैं एक बार कर चुका हूँ, एन इज इक्वल टू सी बाई वी, सी की जगह पे म्यू इंटू लैम्बडा, वी की जगह पे म्यू इंटू लैम्बडा डैश। मैंने बताया था ना मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। देन माई लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाई एन, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपन एन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लैम्बडा अपन एन। देखो कितना इजी, आपको अब कितना इजी लगे, जब पहली बार खुद से देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा ये क्वेश्चन, ये तो अच्छा आपने डायरेक्टली यहाँ पे देख लिया, या फिर किसी और टीचर ने भी पढ़ा दिया होगा। तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपन एन अपन डी। नाउ डी भी नहीं पता था ना, फिर भी लैम्बडा बाई डी अब मुझे पता है, लैम्बडा बाई डी इज इक्वल टू थीटा, तो देखते जाओ, देखो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये पूरा इक्वेशन। माई थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी अपन एन, तो लैम्बडा बाई डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा, थीटा अपन एन, तो थीटा मुझे पता है 0.2 डिग्री, अपन एन इज इक्वल टू 4/3, 4/3, तो 2 3 6/4, तो 6/4 क्या होता है, चलो देखते, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, 0.15 डिग्री। देन माई थीटा डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.15 डिग्री। तो याद रखो ये बहुत ही टफ वन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हर एक स्टेप में न्यू कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, तो आप इसे इजी मत लेना, थोड़ा हार्ड है, ओके। और ये भी आईएमपी करके रखा, आईएमपी क्वेश्चन है, एयर मीडियम से किसी और मीडियम में रखना, और बहुत ही कम डेटा दिया हुआ और कैपिटल डी तो यूज भी नहीं हो रहा है। चलो इसे इरेज कर रहा हूँ। देखो तो हमने लास्ट में ये जो 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन देखे ना वो आईएमपी थे, 5 6 एंड 7। चलो अब लास्ट वन 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन करते और खत्म करते। होप सो कि 10 नंबर थोड़ा सा छोटा सा, देखते क्या है। बहुत छोटा है, ऐसे ही पेज चेंज हो रहा है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन, अटेंशन रखना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से खत्म करते। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ, ओके रे ऑप्टिक्स की लिमिट मुझे फाइंड करना है, डिस्टेंस ZF, रे ऑप्टिक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, गुड अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से देखना। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द apparatus ऑफ 4 मिलीमीटर, ओ सॉरी ऐसे डिनोट करते ना, 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ दी होगी, एंड द वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर। देन लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर।
चलो कहाँ से हमारा रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा उसका अप्रोक्सीमेशन करना है। देन माय फ्रैक्शनल लेंथ या फिर लिमिटेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, लास्ट में लिखी हुई थी इक्वेशन भी। तो देखो जितनी भी इक्वेशन लिखी थी वो सारी शायद यूज हुई। हाँ हो गई शायद, इंटेंसिटी की भी हो गई। चलो तो ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एपरेटस। एपरेटस के बारे में जो भी कह के रखा है वो स्प्लिट गैप भी है, उसे ए से डिनोट करना है। 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो -3 उसका स्क्वायर अपन लैम्बडा इज इक्वल टू 400 ही है ना, 400 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹। चलो तो 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻³ टू द 6 -6 पर +9 400 है। 4 से 4 कैंसिल, +2 ऊपर जाएगा तो वो भी -2, तो 4 इंटू 10⁻³ +3 -2 +1 40 मीटर। तो फ्रैक्शनल लेंथ कितनी मिली, 40 मीटर। तो इस वाली वेवलेंथ और इस वाली एपरेटस गैप के लिए स्प्लिट गैप जब होगी 4 मिलीमीटर और वेवलेंथ में यूज कर रहा हूँ 400 नैनोमीटर, तो 40 मीटर के बाद रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले वेव ऑप्टिक्स होगा। क्लियर हो रहा है? तो लास्ट वन अच्छा है, इजी था, अच्छे से खत्म हुआ। चलो तो आज हमारा एक ही क्वेश्चन था जो आईएमपी था और उसके अंदर डेटा नहीं दिया हुआ था, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, वो वाला 6 नंबर का क्वेश्चन, वो हमें देखना बाकी है। चलो तो बाय बाय, अच्छे से सॉल्व करना और मुझे हर एक का पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्यूशन भेजना, और जो आगे सॉल्यूशन भेज देता है उसका कॉपी मत करना। अब बस करो, अब कोई आपको बोलने वाला नहीं क्या हुआ क्या नहीं। बहुत सारे कॉपी सॉल्यूशन थे, मैंने वो टेस्ट पेपर चेक किया आपके बोर्ड के, कुछ बच्चे जिसने बहुत अच्छा काम किया, खुद से किया, भले ही कम मार्क आए, 25 आउट ऑफ 25 किसी के भी नहीं आए, बट कुछ स्टूडेंट है जिसने अच्छे से किया है, उसके कम मार्क है, फिर भी मैंने उससे अच्छे से अप्रिसिएशन दिया हुआ। बट यार क्या करते हो, पूरा का पूरी कॉपी, इमेज भी कॉपी करते हो, स्टेप जिसने गलत लिखे थे उसमें से कॉपी करते हो, तो खुद का भी। चलो जाने दो, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। चलो बाय बाय।